लास्ट क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ मीनिंग सुने थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के मीनिंग एंड एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग के मीनिंग एंड एग्जाम्पल, फाइनेंसिंग के मीनिंग एंड एग्जाम्पल। अब हम एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। उसमें भी पार्ट वाइज होगा। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे। बट मैं आपको ये बता दूं कि पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल टेक 75% ऑफ योर एनर्जी एंड टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैक्सिमम 25% हो जाएगी बाकी सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे ज्यादा दिमाग जो लगना है ना, वो किस पे लगना है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बाकी 25% में बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बोल रहा हूं कि बाकी दिमाग उस पर लगेगा, उससे कम ही लगेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया, आप ये लगा लो कि आपका कैश फ्लो हो गया काफी हद तक। अब ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मुझे बैकग्राउंड देना पड़ेगा, वरना आप लॉजिक से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट छपा होना चाहिए दिमाग में। जो ऋषिल के दिमाग में काफी हद तक छपा हुआ है, गुड आंसर। बट दोनों न्यू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद लॉजिक, विद लॉजिक कि कौन सा उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है। ये सारी डिस्कशन हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं उस पर दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वो रिवाइज करना है, आप उस पार्ट को रिवाइज करेंगे। वो मैंने रेशियोज में भी कराया था आपको, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हुआ था। बट मैं आपको रिकैप अभी जरूर दूंगा, क्योंकि उसके बिना आपको आगे चीजें समझ नहीं आएंगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो डिटेल में करोगे तो लॉजिक और ज्यादा स्ट्रांग रहता है कि सेग्रीगेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जब हमने ऑपरेटिंग रेशियो करा था, तो उससे पहले ये पूरी सेग्रीगेशन डिटेल में कराई गई थी। हेल्प करेगी आपको। चलो जल्दी से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस न्यू फॉर्मेट तो हम बहुत बारी अभी कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में यूज कर चुके हैं, तो वो तो हमारे कोर्स में है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, तो उसके लिए तो आपको ये फॉर्मेट आना ही चाहिए। कहां पे फॉर्मेट है? पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। हम क्यों कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये यूज होगा, क्योंकि आपको बेस क्या होगी? आपकी आपकी बेस होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाले होंगे। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से आती हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, ये इन्फॉर्मेशन यहां से मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन वहां से मिलेगी। आप इतनी जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन तब निकाल पाओगे अगर आपको पता है कि देखना कहां है। फॉर्मेट छोटे तो नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस छोटा है, बैलेंस शीट बड़ा भी हो सकता है, बट कौन सी इन्फॉर्मेशन कहां से ढूंढ के लानी है वो आप तभी कर पाओगे अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स छप चुकी हैं, दिमाग में होनी चाहिए। नहीं तो आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करें, उस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे, कंपेरेटिव कॉमन साइज में काम आएगा, कैश फ्लो में भी काम आएगा। प्लीज, मैं डे वन से जब से कब एनालिसिस शुरू हुआ मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसका फॉर्मेट कर लो, इसका फॉर्मेट कर लो, वो काम आएगा, वो आपको दिख जाएगा अभी। क्योंकि कंपेरेटिव में तो आपको लगा ना, अरे क्वेश्चन में तो फॉर्मेट बना बनाया आता है, हमें क्या जरूरत है याद करने की। अब पता चल जाएगा कि कहाँ जरूरत है याद करने की। तो अभी तो बस छोटा सा रिकैप। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किसे बोलते हैं हम? सेल्स को या नेट सेल्स को? जल्दी बोलेंगे। नेट सेल्स। करेक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका नेट सेल्स होता है। नेट सेल्स में रिटर्न्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी हैं। अदर इनकम क्या होता है? अदर इनकम आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोलते हैं इसको? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑपरेटिंग इनकम, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम। अब आपके लिए बहुत जरूरी अंडरस्टैंड करना हो जाएगा कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है। अभी आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कितना हेल्प करेगा ये वाला पार्ट। जबकि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर किताब खोलूंगा वो तो सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट से शुरू करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उससे टच करने से पहले अभी जो हम बातें करेंगे वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उनके बाद वो चीज अंडरस्टैंड करना पॉसिबल होगा। याद करने में तो बहुत टाइम लगेगा, मैं कह रहा हूँ अंडरस्टैंड की पॉसिबिलिटी पे लेके जा रहा हूँ कि समझ पाए कि कहना क्या चाहते हैं। आरएफओ ऑपरेटिंग इनकम,
अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो करा था हमने, ऑपरेटिंग रेशियो, तो उसमें था ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी आता है, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर हो गए, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है। परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है। चेंजेस इन इन्वेंट्री अगेन इसी में कवर हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस वो तो चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, स्टॉक, ये एक ही चीज होती है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, अब फाइनेंस कॉस्ट को, ये ऑपरेटिंग तो नहीं है, ये तो अभी हमने सीख लिया, ये ऑपरेटिंग नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट को अगर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में कैटेगराइज कर सकता तो ये नॉन ऑपरेटिंग होता, लेकिन अब तो मैंने ये सीख लिया ना कि 3 कैटेगराइजेशन है, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। ये नॉन ऑपरेटिंग तो है बट कौन सा है? फाइनेंसिंग। तो फाइनेंस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है, बट अब हम सीखेंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, बट इसकी स्पेशल बात क्या है? ये नॉन कैश होता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इट इज नॉट अ कैश एक्सपेंस। तो यहाँ पे खास ध्यान देना होगा कि नॉन कैश, क्योंकि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा था ना, नॉन कैश आइटम्स की तो उसकी लिमिटेशन है, वो कंसिडर ही नहीं करता उनको। अदर एक्सपेंसेस वो तो हमें नोट्स ही बताएंगे कि उसमें आया क्या, रेफर नोट्स। अदर एक्सपेंसेस बताएंगे कि वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं, कुछ मेंशन नहीं होता तो वो इनडायरेक्ट हैं, लेकिन ऑपरेटिंग है, लेकिन ऑपरेटिंग है, उनको नॉन ऑपरेटिंग नहीं अज्यूम कर सकते, इनडायरेक्ट है बट नॉन ऑपरेटिंग। तो मैं कह रहा हूं नोट्स बताएंगे वो क्या है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इनको पता ही नहीं कि क्या मिस करेंगे। एनीवे, अदर एक्सपेंसेस में क्या है? इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो क्या हो जाएंगे वो भव्या? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो उनको क्या मानेंगे हम? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? ज्यादा काम की बात तो यहाँ पे ये हो जाएगी कि ऑपरेटिंग मानेंगे या नॉन ऑपरेटिंग इफ नथिंग इज मेंशन्ड? ऑपरेटिंग, हाँ करेक्ट पढ़ा आपने, बिल्कुल ऑपरेटिंग मानेंगे। नॉन ऑपरेटिंग तब मानेंगे जब उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे रखी हो कि इसमें लॉस बाय फायर है, इसमें लॉस बाय थेफ्ट है। तो ये तो हमारी इस अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट है। तो ये तो आपको वैसे ही पता ही होनी चाहिए, छपी होनी चाहिए, यही गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो इससे जितने ज्यादा फेमिलियर होंगे आपके लिए इंफॉर्मेशन इसमें से रिट्रीव करना उतना आसान हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन आपको बैलेंस शीट भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट दोनों कलेक्टिवली आप एनालाइज कर पाओगे, एनालिसिस, तभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बन पाएगी। कोई भी चीज मैं एनालाइज तब कर सकता हूं जब मैं उसको इन एंड आउट अच्छे से जानता हूं। आपको बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगी, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने को नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको बनानी नहीं आती आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। तो आपको उसके सारे पार्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए। इतना लंबा है नहीं जितना आप उसको बना के बैठे हैं, हाफ एन आवर मैक्सिमम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को दे दिया ना, उसके बाहर कुछ है नहीं उसमें। 1 आवर मैक्सिमम आपने बैलेंस शीट को दे दिया ना, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। 1.5 घंटा अपनी जिंदगी में से कहीं से निकाल लो, आपको पूरी एनालिसिस में काम आएगा, बट ढंग से प्रॉपर नोट्स बना के, ताकि अगली बार मैं 5 मिनट में वो चीज कर पाऊं रिवाइज जो मैंने 1.5 आवर इन्वेस्ट करा हो। 1.5 आवर पहले आपको ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैं इन्वेस्ट करके आपको जो भी नोट्स बना के दे दूं वो रिटेंशन नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने अपने नोट्स बनाए, मेरे कॉपी भी कर लिए, तो वो नोट्स बनाना ही होता है,
उसके बाद 5 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में। तो प्लीज अभी मेहनत, आगे टाइम सेविंग, अभी टाइम सेविंग, आगे डबल ट्रिपल मेहनत, और उसका फायदा भी नहीं। चलो, ये तो है लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इससे और ज्यादा जरूरी लॉजिक अंडरस्टैंड करने में आपको होगी ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान से देखना बेटा, पुराने जमाने में इनकम स्टेटमेंट कैसी होती थी, बनानी नहीं है, लेकिन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों करा रहा हूं। अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स, सेल्स माइनस रिटर्न्स आप कर चुके हो, चलो सेल्स माइनस रिटर्न्स, नेट सेल्स। नेट सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपके पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या माइनस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपके पास क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो क्या आता है? फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसका मतलब क्या है सहीश? अभी प्रॉफिट माइनस हुआ है, इंटरेस्ट माइनस हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है। तो इसका मतलब मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाकी सारे तो ले लिए, बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? कह रहे सेपरेट प्रेजेंटेशन है उसकी, तो बाकी सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने माइनस कर दिए, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि वो अलग से आ रहा है। फिर पीबीआईटी, इसको क्या बोलते हैं? पीबीआईटी। पीबीआईटी में से आपने माइनस करा, अब माइनस करा आपने इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और कहीं नहीं, आपको फाइनेंस कॉस्ट से मिल जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट होती है एज पर द रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट माइनस हो गया, तो फिर आता है आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर दिया टैक्स, तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं एक्चुअली आपके काम आ सकता हूं। कंपैरेटिव कॉमन साइंस टाइप के कोई ऐसे चैप्टर ही नहीं होते, वो तो आप अपने आप करोगे तो भी उतना ही करोगे, बट जहां ये लॉजिक्स होते हैं वहां मैं आपके काम आ सकता हूं। वहां आपको लगेगा कि चलो अच्छा हुआ, कोई तो फायदा हुआ ट्यूशन का, वरना जो हो रहा था ये तो हम खुद भी कर लेते। तो यहाँ मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं, और आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ बेनिफिट हुआ बियॉन्ड द बुक जाके। बट फायदा तभी होगा अगर आप हाथ चला के साथ 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 करेंगे। अभी तो शुरुआत है, आपको खुद पता चलेगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, बट मैं बार बार उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि जो हम कर रहे हैं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो आप जीरो लेवल पे रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस करने शुरू करोगे, जहां जहां अटक सकते थे, तब लगेगा कि अगर ये ना करा होता तो अभी तो समझ भी नहीं आता कि हो क्या रहा है। पूरी 12th में 2 चैप्टर्स में दिमाग लगता है, एक इशू ऑफ शेयर्स और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्पस डराना नहीं है, रियलाइज कराना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है। डिफिकल्टी लेवल में उसके 50% पे कैश फ्लो, बट नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व सेम लेवल पे। तो इशू ऑफ शेयर्स वाज अ वेरी 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 लेंथी चैप्टर, छोटे 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 छोटे, एंड तक पहुंचते पहुंचते तो दम तोड़ दिया था आधे बच्चों ने। ये उससे आसान है लेकिन लेंथी है, और इंटर रिलेटेड होंगी चीजें। प्लीज कैलकुलेशन उससे कम, दिमाग उतना ही। कैलकुलेशन उससे बहुत कम, दिमाग उतना ही। तो लॉजिक पे समझेंगे जल्दी से। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले हमने क्या निकाला था? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड करी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आया पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस करा इंटरेस्ट, आया पीबीटी, पीबीटी माइनस टैक्स, आया पीएटी।
इसे क्या बोलते हैं? पीबीटी। इसे क्या बोलते हैं? पीएटी। अब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम होती है या ओवरऑल प्रॉफिट होता है? सहीश, सर बिजनेस इनकम। सिर्फ बिजनेस इनकम होती है? श्योर? हाँ सर। 100% श्योर? लॉक किया जाए? हाँ सर। रॉन्ग आंसर। वाई? बेटा यहाँ पे ये देखा आपको, एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हुई? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट यस इनकम सर। क्या हुई? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। जो भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, कोई भी और इनकम है, आ गई यहाँ पे। यस सर। तो आई रिपीट माय क्वेश्चन, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है या ओवरऑल प्रॉफिट है? सर ओवरऑल प्रॉफिट। ये बात तो समझ आती है कि इसमें बहुत सारे ऐसे इनकम और एक्सपेंसेस, क्या यहाँ पे हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस नहीं कर लिए प्रॉफिट में से? चाहे आग लगी हो या चोरी हुई हो, मान लिया ना खर्चे, आपका प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया इसने। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो गए प्रॉफिट में से, यस सर। तो मतलब आप उसको अपना एक्सपेंस मान चुके हो। तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला है, कह रहे इसमें तो ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, कैश, नॉन कैश, हर टाइप के खर्चे और इनकम कवर हो चुके हैं। यस और नो? यस सर। तो हमें गिवन होगी ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं इसमें से आपको बोल रहा हूँ कि ये आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? या हमें क्या चाहिए? 3 पार्ट्स, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या आप इस स्टेटमेंट में से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से ये बता सकते हैं कि मेरी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है क्या मुझे इसमें कहीं? सही, सर निकाल सकते हैं। दिख तो नहीं रहा। हाँ सर दिख तो नहीं रहा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिख रहा, और मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नहीं, मुझे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए। तो पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है और उसमें कुछ और भी एडजस्टमेंट्स करनी है। तो बेसिकली आपके सामने ये है, और मैं बोल रहा हूं कि अच्छा बताओ ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितना है। तो आपने क्या करना है, आपने यहां से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कहां पहुंचना है? यहां पे, और फिर कुछ नॉन कैश एडजस्टमेंट्स करनी है, तब जाके आपके पास आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जब मैं ओवरऑल प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना चाहता हूं, टैक्स रिवर्स कर दो, इंटरेस्ट रिवर्स कर दो। तो जो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए थे, आप उनको ऐड बैक कर दो। जो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने ऐड कर दी थी उनको माइनस कर दो। तो बेसिकली मैं वापस जाना चाहता हूं, तो अगर मुझे वापस जाना है तो जो जो मैंने किया मुझे उसको रिवर्स करना है, उसका उल्टा करना है। यस और नो? यस सर। तो क्या इसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिवर्स करने पड़ेंगे? नो सर। क्या आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिवर्स करने पड़ेंगे? कॉस्ट ऑफ आरएफओ से रिलेटेड जो भी आपका परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ भी रिवर्स करना पड़ेगा? नो सर। क्या कोई सेल्स से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? नो सर। जबकि मैंने आपसे पूछा कि अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, activities which relate to principal revenue generating transactions. Example, cash from goods sold, cash paid for purchases, salaries paid. हमने तो ये सब सीखा था ऑपरेटिंग में। और जब आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे होगे तो वो यूज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे निकल रहे हो, तो ये जितना भी ऑपरेटिंग कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये यूज भी हुआ, ये यूज भी हुआ। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने में ये यूज भी हुआ ऊपर वाला? नो सर। नहीं हुआ।
और ना ही होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेथड। इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेथड। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का? इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे होते तो हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंसिडर करते। हमारे कोर्स में क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। इस रीजन की वजह से कि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से रिवर्सल्स कर करके पहुंचते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेथड। लॉजिक मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर नहीं सुना तो इम्पॉसिबल है ना कि कैसे पता हो। बातें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, बट अगर पता हो तो अभी ये समझ आ गया कि हम इसको इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोल रहे हैं। यस और नो? नो सर। डायरेक्ट मेथड क्या होगा कि आपने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना था, ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उल्टा चल रहे हैं। समझ आया? यस सर। नहीं आया? यस सर। क्लियर? यस सर। पूजा हो रही है? यस। पूजा तो समझ आ रही है ना? हाँ सर, वो दूसरे रूम में। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है। करण, इसको इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं? सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से निकालते हैं क्योंकि इसलिए। हम ओवरऑल प्रॉफिट बेस से उल्टा जा रहे हैं कि अच्छा बताओ, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल प्रॉफिट मतलब इसमें ऑपरेटिंग इनकम भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, इन्वेस्टिंग इनकम भी है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड खर्चे भी हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट भी है, उससे रिलेटेड इनकम भी है। कह रहे ये तो टोटल है, इसमें से बताओ ऑपरेटिंग कितनी है। कह रहे उन दोनों को हटा दो। तो ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होता? आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम पकड़ते, आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पकड़ते, आप नेट फ्लो कैलकुलेट कर लेते। डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में है इनडायरेक्ट मेथड। चल, अब शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला स्टेप, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट होता है। बट अगर ये नहीं आता तो वो ठीक से हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी यहीं से स्टेप्स बनेंगे। टैक्स रिवर्स कर दो, इंटरेस्ट रिवर्स कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो, और इसके अलावा कुछ नॉन कैश एडजस्टमेंट्स करेंगे। हम देखेंगे कि सर लेकिन एक मिनट, टैक्स तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। बेटा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक्चुअली बाय नेचर नहीं होता, बट क्योंकि वो ना इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है, इसीलिए हम उसको ऑपरेटिंग में दिखाते हैं। तो हम आगे जाके देखेंगे फिर उसका एक और एडजस्टमेंट की जाती है कि अच्छा चलो अब इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। आ जाएगा आपके सामने बहुत जल्द।